प्री बोर्ड्स हो गए, होने वाले हैं, सेकंड होने वाले हैं, यूटी, मिड टर्म, सभी पेपर से एक चीज सामने आई, वो है एमसीक्यू में गलतियां। और जब एमसीक्यू में गलतियां होती हैं, मार्क्स कटते हैं, तो उसका दर्द अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि हमें अपने आप में गिल्ट हो जाता है कि यार तेरे से एमसीक्यू भी नहीं हो पा रहे। आई नो दिस फीलिंग, मेरे साथ भी होता था। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो आज का सेशन बनाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई, और आपके लिए लेके आई हूं आपका मोस्ट डिमांडिंग चीज, दैट इज एमसीक्यू सेशन। इस सेशन में आपको एमसीक्यूज पिक्चर बेस्ड, multiple choice questions, match the following, chronological order, assertion reason, statement 1 और 2 वो करेक्ट है नहीं है वैसे वाले हर तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले। सोर्स क्या रहने वाला है मैम? अगर तुम लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो तो तुमने देखा होगा मेरी स्टोरी। मैंने इस बार के ही, मतलब इस 2025-26 के सेशन के अपने ऑफलाइन के प्री बोर्ड सब बच्चों के हड़प लिए, उन सभी की पीडीएफ बनाई, अपने लैपटॉप में टैब्स में खोला और सभी से मैंने एमसीक्यू उठा लिए। मैं आपको ये गारंटी देती हूं कि अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से करते हो, सारे क्वेश्चंस अच्छे से करते हो, तो आपको एमसीक्यू में कोई भी आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता है भाई। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों का सबका कमेंट्स में प्रॉमिस चाहिए कि पहली बात आप इसे खुद से अटेम्प्ट करेंगे और फिर आप मेरे आंसर से इसको मैच करेंगे। प्रॉमिस करो, जल्दी से कमेंट्स में प्रॉमिस करो, फटाफट से प्रॉमिस करो। करो, करा। ऑल्दो ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं पहले बता दूं, लाइव नहीं है ये, क्योंकि तुम्हारा समय बचेगा। अगर लाइव होगा तो मैं कमेंट्स ही देखती रह जाऊंगी और तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए हम फटाफट से तेजी में एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे शो होगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप उसका आंसर अपनी नोटबुक में देखो, ऐसे अपनी एक डायरी या नोटबुक ले लो और उसके अंदर 1 to 100 नहीं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इको 4 पेज पे 25-25 के सीधे नंबर डाल लो। हर एक बुक से 25 सवाल हैं, क्योंकि अब आप जानते हो कि आपके पेपर में भी अब मिक्स एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं, अब सेक्शन वाइज आ रहा है पेपर पूरा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है। तो मैं भी आज आपके लिए एमसीक्यू उसी बेसिस पे लाई हूं। हर एक सेक्शन होने वाला है 25 मार्क्स का, टोटल होने वाले हैं 100 मार्क्स। तो मैं हर सेक्शन के खत्म होने पे आपसे 25 में से कितने आए मार्क्स पूछूंगी, और तुम लोग मुझे ऑनेस्टली बताओगे, एकदम मम्मी कसम, एकदम बढ़िया से। ठीक है, शुरू करें, बिना किसी देरी किए शुरू करें। चलो भाई, रजिस्टर निकाल लो, 25 तक नंबर डाल लो, क्योंकि पहला सेशन है हिस्ट्री के एमसीक्यूज का। हिस्ट्री के एमसीक्यूज का बच्चों 1 से 25 तक क्वेश्चन के नंबर डालेंगे, 1 से 25 तक क्वेश्चन के नंबर डालेंगे और फिर कर देंगे हम लोग शुरू। एक सेकंड, यस, लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल है हिस्ट्री का। ये भी सारे महाराजा अग्रसेन है, सचदेवा है, डीएवी है, केआईआईटी वर्ल्ड नाम का स्कूल है, प्रेस्टीज कॉन्वेंट है, और एक और है। 6 पेपर्स है, 6 पेपर्स का मिक्सचर है ये। चलो भाई, मैच द फॉलोइंग करेंगे और एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें से ना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो आपको मैचिंग करके दिया हुआ है। सो बेसिकली मजूरका क्या है, यंग इटली क्या है, लॉर्ड बायरन कौन थे, केसर विलियम कौन थे। अब आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। चलो भाई, मैचिंग करते हैं, बचपन में की हुई है हमने। तो भाई मजूरका था एक फोक डांस पोलैंड का, यंग इटली थी एक सीक्रेट सोसाइटी, लॉर्ड बायरन थे एक इंग्लिश पोएट, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, नेशनल इन यूरोप से सवाल है, केसर विलियम थे किंग ऑफ प्रूशिया। तो सही आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का सेकंड एक ही में, बी पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया भाई। चलो भाई, जिसके सही है टिक करके 1 मार्क दे देंगे आप। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ सिंबल्स इन द पिक्चर गिवन बिलो। ओके, नाउ ये पिक्चर उस बच्चे के पेपर में ब्लैक एंड व्हाइट आई हुई थी, लेकिन मैंने फिर एनसीईआरटी की पीडीएफ से इसको कलर लगा दिया ताकि आपको विजिबल ढंग से हो। ये फिगर आप जानते हैं भारत माता जी की है, लेकिन ये पिक्चर के नीचे ही डिस्क्राइब्ड था कि ये क्या दिखा रही है। ये पावर एंड अथॉरिटी दिखा रही है, ये डोमिनेंट पावर एंड सप्रेशन दिखा रही है, लव एंड सेक्रीफाइस दिखा रही है, या नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म दिखा रही है। ये क्या दिखा रही है बच्चों, ये क्या दिखा रही है? दिस फिगर इज शोइंग पावर एंड अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट चले आगे, पावर एंड अथॉरिटी।
Third is the rising importance of the Americas gradually moved the center of world trade westwards because ये है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से है। कह रहे हैं अमेरिका का जो इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही थी, इसने अपना सेंटर जो था वो वेस्टवर्ड शिफ्ट कर दिया। क्यों? इंडिया और चाइना वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में से थे। चाइना ने ओवरसीज कॉन्टैक्ट बिल्कुल बंद कर दिए थे। लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट एग्जिस्टेड इन चाइना ओनली। क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रैवल टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम इंडिया। कहने इन्होंने वेस्टवर्ड क्यों शिफ्ट किया, इसका कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था कि चाइना ने अपने आप को बैकआउट करवा लिया था, चाइना ने अपने आप को बैकड ऑफ कर लिया था। जब उनको पता चला था कि इतनी बीमारियां भेजी जा रही हैं अमेरिका में यूरोपियंस के द्वारा, तो इन्होंने अपने आप को आइसोलेट अलग कर लिया था। तो बी पार्ट, ओके जी। He reinterpreted the message of Bible and formulated a view of God and creation that emerged the Roman Catholic Church. They are talking about he, यहाँ पे कौन है? Menocchio. ये प्रिंट कल्चर से सवाल है, Menocchio. When the Roman Catholic Church began its inquisition to repress heretical ideas, Menocchio was hauled up twice and finally executed. पहले उनको भैया क्या दिया गया? वार्निंग कि तुम ऐसे रिलीजन के बारे में मत लिखो, मत छापो, तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा। पहले ही भैया मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस में उनके ऊपर लिख दिया था, जिसके चक्कर में इनको पहले वार्निंग मिल गई, लेकिन इन्होंने नहीं माना, वो बात अलग है। लेकिन इस वर्ड में इंक्विजिशन वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्विजिशन? ये आपके एनसीईआरटी में बॉक्स में, येलो बॉक्स में भी दिया हुआ था इंक्विजिशन, इफ यू ऑल रिमेंबर, येलो बॉक्स में भी दिया हुआ था। तो ये क्या होता है? ये एक फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोर्ट है जहां पे गलती पहचानी जाएगी और उसके लिए सजा दी जाएगी, उसके लिए सजा दी जाएगी। Which one of the following regions was called the Fable City of God? ये तो भैया इतना धमाकेदार PYQ है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का कि पूछो मत। ये तो बहुत ज्यादा धमाकेदार है। ये तो आशु सर और मेरी जब वॉर्स हुआ करती थी SST वर्सेस साइंस, उसमें हर बार मैं लेके जाती थी और हर बार वो गैस कर लेते थे। सबसे बड़ी बात, शातिर आदमी। एल डोराडो। Under which agreement did Gandhi ji agree to participate in the round table conference? कौन से agreement में भैया, वो कौन से सेशन में वो जाने के लिए तैयार हो गए थे? वो जाने के लिए तैयार हुए थे गांधी, ओहो साइमन नहीं, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, 1931 में। ओके, Who among the following said that printing is the ultimate gift of God and the greatest one? किसने कहा था बच्चों कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन? किस महान इंसान ने कहा था? मार्टिन लूथर। बच्चों जान के ना इसके ऑप्शन में मार्टिन लूथर किंग भी डाल देते हैं, तो आपको वो नहीं लिखना है, आपको मार्टिन जान के करते हैं वो, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, जान के ऑप्शंस कंफ्यूजिंग देते हैं। चलिए, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, आपको बताना है ये पिक्चर किसकी है। ये भी एक बहुत बेहतरीन PYQ है बच्चों, बहुत बेहतरीन PYQ है, ये बहुत बार आया हुआ है। हाँ, यस, ही इज जॉहन गुटेनबर्ग, जिसने प्रिंटिंग का चेहरा ही बदल दिया था। यस, okay, given below are some allegories used in Europe during the nationalist movement. Of course we know female allegories use हुई थी। Accordingly, which one of the following signified willingness to make peace? आपको अगर याद हो तो जर्मेनिया जी के कुछ सिंबल्स थे, उन सिंबल्स में से कौन सा सिंबल ये दिखाता था कि शी इज रेडी टू मेक पीस? Was it broken chain? No, broken chain was for freedom. Rays of rising sun, new era, beginning of new era. Breastplate with eagle, strength. Olive branch around the sword, तलवार के ऊपर olive branches, तो it was ready to make peace, willingness to make peace. मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अगर तुम शांति चाहते हो तो मैं शांति के लिए भी तैयार हूं। तो ये सही आंसर है। 10th is the photo has made महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद आइडेंटिफाई। ये कहां पे हैं? ये तीनों इंसान कहां पे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी एंड मौलाना आजाद जी। तो दे आर एट साबरमती आश्रम बिफोर द सॉल्ट मार्च। ओके, देर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। ओके जी। Many expeditions set off in search of El Dorado, the fabled city of gold. देखो बच्चों, जब भी हम assertion reason करते हैं, we always look for true false. आपको यहाँ पे अपनी ही पेपर में आप ऐसे ट्रू फॉल्स लिख लिया करो और फिर टिक कर दिया करो, भैया क्या है ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है? हाँ जी ये ट्रू है, हमने ट्रू कर दिया, ठीक है जी। अब
Legends spread in 17th century Europe about North America's fabled wealth. तो ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो बच्चों, एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी जरूरी है, ये फॉल्स है क्योंकि एक्चुअल में ये नॉर्थ नहीं साउथ में थे। तो आंसर क्या हो गया? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी पार्ट। ओके, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर को मैच करना है। कौन सी किताब किसने लिखी? इन चार में से सिर्फ एक ही सही राइटर है। वॉज गुलामगिरी रिटन बाय रस सुंदरी देवी? वॉज छोटा और बड़े का सवाल रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक? वॉज अमर जीबान रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय? वॉज स्त्री धर्म विचार रिटन बाय राम चड्ढा? तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। स्त्री धर्म विचार लिखा गया था राम चड्ढा जी के द्वारा, लिखी गई थी राम चड्ढा जी के द्वारा। ठीक है जी। अगला है assertion reason again. There was a rise of national struggle among the Slav population of Balkan states. बल्कन के स्टेट्स में जितने भी ये स्लैव्स थे, इनमें आपस में राइवेलरी और लड़ाई थी। तो बात ट्रू है या फॉल्स है? मैंने आपको क्या बोला है? सबसे पहले आप ट्रू फॉल्स लिख लो कि भैया ये ट्रू है या फॉल्स है, इसके बाद आगे प्रोसेस चलेगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बात ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है देयर वाज अ स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर इन द बल्कन स्टेट्स। और भैया ये फैल रहा है कि ऑटोमन एम्पायर क्या कर रहा है? बल्कन को क्या कर रहा है ऑटोमन एम्पायर? बेसिकली इनके आपस में टेंशन की वजह से ये हट रहा है, अलग हो रहा है, बट रहे हैं स्टेट्स। तो ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, एज इट इज लाइन है। सो बोथ एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू रेकमेंड, ऑलवेज रीड द ऑप्शन। समटाइम्स ये ऊपर और ये नीचे होता है और हम फ्लो में ए कराते हैं, बट यू शुड ऑलवेज रीड द ऑप्शंस। ओके ओके, यहाँ पे पोस्टमैन कौन है? ये कौन बने हुए हैं? ये आदमी कौन बने हुए हैं? ये भी नेशनल इन यूरोप से हैं और ये है नेपोलियन बोनापार्टे जी। ये है नेपोलियन बोनापार्टे जी। चलिए, why was the Silk Route considered a good example of vibrant pre-modern trade? भैया सिल्क रूट को एक बेहतरीन कनेक्शन का सोर्स क्यों मानते थे? So because of the movement of silk cargoes, silver and gold, China and Australia, trade and cultural exchange. So basically यहाँ से सब कुछ ही होता था, लेकिन एक गुड एग्जाम्पल प्री मॉडर्न ट्रेड का इसलिए क्योंकि यहाँ से ट्रेड और कल्चर दोनों गया। प्री मॉडर्न, पुराने जमाने में तो हमारा बुद्धिज्म, कितने सारे क्रिश्चियनिटीज, ये सब यहीं से आए जाया करते थे, इसीलिए ये वाला है। ओके, कौन है गुलामगिरी का राइटर? मैंने पहले इसलिए आपको एक एक के राइटर्स नहीं बताए थे, मेरे को था कि आगे आ सकता है, तो इसीलिए मैंने नहीं बताए थे। गुलामगिरी किसने लिखी थी? गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। बेटा प्रिंट कल्चर से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बुक के नाम पता होने चाहिए किसने लिखे हैं। ये भी बड़ी गंदी हालत में फोटो थी बच्चे के पेपर में, मैंने इसको कलर भर के यहाँ पे लगाया है। सो आपको यहाँ पे बताना है ये क्या दिखाया जा रहा है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्परर केसर विलियम वन, coronation of Louis Philippe at Hall of Versailles, Frankfurt Parliament in the Church of Saint Paul, Victor Emmanuel जी की proclamation. So you all know what is this? You all know what is this? Yes, this is the proclamation ceremony of Kaisar William I in the Hall of Mirror. In the Hall of Mirror. Can anyone tell this is of which year? Can anyone tell in the comment section कि कब हुआ था ये? बताइए। Yes, it happened in 1871. Okay, yeah. Thousands of people fled from Europe to America in 19th century. 19th century में बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फेमाइन थी और पुअर लिविंग कंडीशंस थी, वहाँ पे वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वहाँ पे क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर्स थे, या वहाँ पे पॉवर्टी और डेडली डिजीजेस थी। सो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। Arrange the following events in chronological order leading up to the civil disobedience movement. So you need to answer the chronological order. Always we answer this in the form of ascending order. I would highly recommend कि आप लोग go with the flow of the chapter many time, but in unifications, बुक में पहले जर्मनी की है, बट पहले हुई थी इटली यूनिफाइड 1861 में, एंड देन वो 71 में
इसीलिए वो अलग हो जाता है, बाकी सब कुछ गो विद द फ्लो ऑफ द चैप्टर, आई ऑलवेज से दिस। सो बॉयकॉट ऑफ जो आपका CDM सॉरी साइमन कमीशन है वो हुआ था 1928, पूर्ण स्वराज पास किया गया था 29, सॉल्ट मार्च वॉज इन 1930 एंड ये इससे पहले था मंथ वाइज 1930 में। सो बेसिकली इट इज A B C and D, तो D पार्ट ही है, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में ही ये दिया हुआ है, इट इज D पार्ट ओनली, असेंडिंग ऑर्डर में ही है ये। तो अगर आपको नहीं भी आते हैं ईयर्स, यू कैन गो विद द फ्लो ऑफ द चैप्टर मेरा बच्चा, ओके, you can go with the flow of the chapter. Okay, now another match the following. Frederick Sorio was torch of enlightenment, was shattered remains of absolute institutions, was democratic and social republics, was a French artist. Who was Frederick Sorio? So he was a French artist. Here, yeah. Statue of Liberty, Torch of Enlightenment. ये पहली पिक्चर थी ना उनकी, वो इमेजिनरी पेंटिंग थी जो, ओके, ये पड़े हुए हैं मोनार्की के टुकड़े, और ये एक डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक के इनकी विजन थी। तो ए का फोर फर्स्ट और फोर्थ में है, देन बी का फर्स्ट दोनों में है, देन सी का सेकंड इज एन ए। तो फर्स्ट पार्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. So this was your 20 question. Now we will move to the rest of the 5 questions of this chapter of this book. Okay, again, ये किसकी पिक्चर है? ये भी एक PYQ है मेरा बच्चा, ये भी एक PYQ है, बिल्कुल दिख रहे थे तो इसलिए मैंने एज इट इज लगा दिए। ये है केसरी न्यूज़पेपर के मालिक बाल गंगाधर तिलक। What was the national anthem of Great Britain? ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है बच्चों ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, क्योंकि ना हुआ ये, जब 5 पेपर्स हमने लिए, 5-6 पेपर्स जो भी, हर एक पेपर में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री के 4 MCQ आ रहे हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने पेपर्स लिए तो रिपीट होना शुरू हो गए, तो अब रिपीट हो रहे थे तो अब मैं क्या करती, मैंने कोई नया पेपर तो नहीं लिया, मैंने अपने तरफ से बना दिया। क्योंकि जब भी हम ब्रिटेन की यूनिफिकेशन लिखते हैं तो हमें लास्ट पॉइंट हमेशा नेशनल एंथम का डालना पड़ता है, तो उसको याद कराने के लिए ये मैंने सवाल डाला है। तो आंसर इसका है गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इनके जो फ्लैग था उसका नाम था यूनियन जैक, ओके, ग्रेट ब्रिटेन के फ्लैग का यूनियन जैक। चलिए, लुइस सेबास्टियन मर्सियर प्रोक्लेम्ड ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। ये आपका 0.4 करके एक टॉपिक भी था, 3.4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे टायरेंट्स कौन है? तो बेटा जी यहाँ पे ना प्रिंट के थ्रू ये बताया गया है कि कैसे ये एब्सोल्यूटिस्ट, मोनार्की हावी होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इनके बारे में हमें बताना है, इसीलिए यहाँ पे टायरेंट्स का मतलब है एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की एंड चर्च, ये हावी ना हो जाए, इनके लिए आई हैं किताबें। इस टॉपिक में ये दिखाया गया था। तो यहाँ पे टायरेंट्स, बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल, बहुत नया लगा ये वाला इंक्विजिशन वाला, कि ऐसे टॉपिक्स दे रहे हैं और उसमें से फिर डेफिनेशन या मीनिंग पूछ रहे हैं। तो आई रियली लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ये इस साल नए आ रहे हैं, इससे पहले ये से नहीं आए हैं, ये इस साल नए आ रहे हैं। मेरा बच्चा, आपको पता है मेरे पास कितनी पीपीटीज बनी हुई थी? मेरे पास इतनी पीपीटीज बनी हुई थी क्योंकि हम हर साल यूट्यूब पे ऐसे सेशंस लाते हैं MCQ के, बट आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू दैट यू विल फील कि हाँ ये कुछ अलग है, ये कुछ नया है। तो नया इस बार मैंने जो ऑब्जर्व किया इन क्वेश्चंस में, वो ऐसे क्वेश्चंस किए हैं हिस्ट्री में जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसका मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस में से इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो दीज आर समथिंग न्यू, पिक्चर बेस्ड भी हो रहे हैं इसके अंदर, तो दिस इज समथिंग न्यू। ओके, नाउ लास्ट 2 क्वेश्चन एंड देन आई विल बी आस्किंग 25 में से कितने आए। ओके, चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द एक्ट गिवन बिलो। ये है लास्ट ईयर के CBSE सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन, पहला MCQ लास्ट ईयर के। अच्छा, एक बार और चलो मैं पूछती हूँ अभी। द एक्ट वॉज पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैं ईयर भी बता देती हूँ, 1919 में। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पूरी पावर आ चुकी थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने की, दबाने की। इसने गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्या किया है, एम्पावर किया है। तो ये कौन सा एक्ट था? ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये रॉलेट एक्ट था, या इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट था? तो भाई देखो, पहली बात तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का है, रॉलेट एक्ट 1919 का है, ये भी 1919 और 1935 में आया था, और ये आपका 1859 का है।
So basically, it's Rowlatt Act. It's Rowlatt Act. Last question from history. Dash believe that established traditional institutions of state and society should be preserved. कौन कहते थे कि पुराने तौर तरीके हमें बचा के रखने हैं? कौन कहते थे? Conservatives. They always wanted monarchy system. They always wanted, traditional institution and society should be preserved. So they were conservatives. After the fall of Napoleon, they came into the power, right? The Treaty of Vienna, Part 1815. Okay, so this was your complete 25 questions from history. We have done 5 pre-board papers. 2 things I need to ask. First is, of course, 25 में से कितने नंबर आए? अभी तुम्हारे हिस्ट्री में 25 में से कितने नंबर आए कमेंट्स में बताओ, और ऑफ कोर्स टाइम स्टैम्प डाल के बताना और लिखना कि हिस्ट्री 25 में से कितने. ओके, डू शेयर दिस सेशन विद as many as possible with your friends. उनकी भी मदद होनी चाहिए. आपके लिए मैंने खुद ही प्री बोर्ड डिकोड कर दिया ताकि आप मेरे साथ मिलकर जब करेंगे, कोई कराता है ना साथ में, जैसे मैं जिम जाती हूँ, कोई एक्सरसाइज कराता है तो हो जाती है. खुद से करोगे तो ठीक है ना, कर लेंगे ना, इधर उधर फोन चला लिया, चैट जीपीटी पे आंसर देख लिया, गूगल पे देख लिया, तो वो चीज़ को हम इससे हटा सकते हैं. और रिकॉर्ड डालने का मकसद ही मेरा यही था. मकसद इज अ वेरी हैवी वर्ड. जैसे अब यहाँ पे 20 मिनट में हमारे 25 सवाल हो गए. अगर मैं ये लाइव आती, यू वोंट बिलीव, आप जाके मेरे सेशंस की ड्यूरेशन देखना लाइव वालों की, 30 क्वेश्चन कराने में 60 मिनट लगते हैं. डबल टाइम. यस, डबल टाइम लगता है, क्योंकि हमें उसके अंदर वेट करना पड़ता है. पोल हो रहा होता है बच्चों का भी, बच्चे लिख रहे होते हैं, ध्यान बार बार उधर जाता है. तो इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर रिकॉर्डेड सेशंस. मैं हर एक इंटेलिजेंट बच्चे को ये सलाह भी देती हूँ, प्लीज गो for recorded. Please watch recorded one shots. Please watch recorded question session, because it will save your a lot of time, and time is marks nowadays. बहुत गहरी लाइन है ये. आज के टाइम पे टाइम ही तुम्हारे मार्क्स हैं. हम लोगों के लिए टाइम इज मनी बोला जाता है, बट तुम्हारे लिए टाइम इज मार्क्स. तुम जहां से भी टाइम बचा सकते हो और उसको सेल्फ स्टडी में डाल सकते हो, डालो. So always opt for recorded sessions rather than live sessions, especially now during your exam days. Don't rely on live sessions. मैं अपने पेट पे लात मार रही हूँ ये बोल के. मैं खुद लाइव जाती हूँ एग्जाम डेज में, बट धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम. ऑल राइट. Now we will move to our next section, that is economics. This section is also consist of 25 questions and 25 marks. So let's do this. First is disguised unemployment in rural areas mean. What is the meaning of disguised unemployment? More workers are engaged in an activity than required. No one is willing to work in villages. कोई नहीं चाह रहा है काम करना. Only skilled workers are employed. People work in multiple sectors at the same time. So, of course, the first option is the correct answer. Disguised unemployment is a situation in which more than required persons are working. More than required. Right? ये कहलाता है disguised unemployment. Okay. What can be inferred about the people? Inferred मतलब क्या depict कर रहा है? People who look at mixed goals for development. आप correct answer बताइए. Mixed goals में वो क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं? पहली बात तो इनके जो गोल्स होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होते हैं. ये सिर्फ इनकम ही नहीं बल्कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी सब चाहते हैं. ये वेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, या ये सिर्फ हायर इनकम पे ध्यान देते हैं. तो क्योंकि सवाल बोल रहा है मिक्स ऑफ गोल्स, तो हम लोग जाएंगे बी ऑप्शन की तरफ कि सिर्फ इनकम नहीं बल्कि और भी चीजें हैं जो मैटर करती हैं लाइफ में, और भी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, और वो है इक्वालिटी वगैरह. Which of the following example best demonstrate the example of secondary sector in the economy? इसमें से secondary sector कौन सा है भैया? Farmers grow cotton and sell it in the market. Textile mill spins cotton into yarn and produces cloth. Shopkeeper sells ready-made clothes. बेटा ये tertiary है, ये tertiary है, ये भी आगे जाके यार primary फिर tertiary है. तो बीच में textile mill वाला जो काम है ना, ये secondary sector है. Okay? Okay? Now, which of the following is not a true? Please बच्चों no not पे हमेशा ध्यान किया करो. Not a true statement पूछ रहे हैं. It can be used about check. Check के लिए. It can be used only by someone who has a bank account, of course. जिसके पास नहीं है वो कैसे यूज करेगा बेचारा. It can be used to withdraw or deposit money, of course. It is issued by RBI. No. It is a safe way to make payments. Yes.
तो नॉट ट्रू इज दिस, आरबीआई इशू नहीं करता है चेक, उसका बैंक ही इशू करता है। जो बैंक होता है वही इशू करता है। ओके ओके। फिफ्थ इज पर्सन एस वर्क्स इन अ बैंक। ओके, ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द फार्मर व्हाई पीपल डिपॉजिट मनी विद बैंक। वो एक फार्मर को समझा रहा है कि बैंक में पैसा क्यों जमा करना चाहिए। तो बताओ वो क्या जस्टिफिकेशन देगा, क्या बोलेगा वो उसको। पहला, बैंक चार्ज ऑफ फी फॉर कीपिंग द मनी सेफ। भाई वो तुमसे पैसे लेंगे पैसा जमा कराओगे तो। बैंक कीप द मनी सेफ एंड ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। वो तुम्हारे पैसे को सेव रखेगा और तुम्हें उसके बदले इंटरेस्ट भी देगा। मनी केप्ट इन द बैंक डज नॉट अर्न इंटरेस्ट। तुम्हारा पैसा पड़ा पड़ा कोई बढ़ेगा तो है नहीं। या मनी केप्ट एट होम इंक्रीज द वैल्यू। घर पे रखो पैसा और काफी बढ़ जाएगा। अगर उसको पैसा डिपॉजिट कराना है तो वो सच बात क्या बोलेगा कि तुम्हारा पैसा सेव भी रहेगा और तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा, जाओ जाके बैंक में डिपॉजिट कराओ, घर पे मत रखो। तो बी पार्ट। जो तुम पागल हुए फिरते हो ना, कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी, ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये है बस, कुछ नहीं होता, कोई हैवी क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल सिंपल सवाल आते हैं, एकदम सिंपल सिंपल से, सीधे सीधे से, कोई मुश्किल नहीं होती है। चलिए, recognize and choose the option that correctly matches various aspects of globalization in India. Okay, ग्लोबलाइजेशन से पता है तुमको दो ही टॉपिक आ रहे हैं, लेटेस्ट वन शॉट डाला हुआ, यू कैन वॉच। ओके, पहली बात, हाँ भाई हर एक चैप्टर का वन शॉट डाला हुआ है, कृपया करके देख सकते हो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में सब कुछ डाल दिया है, तुम्हें बिल्कुल नहीं लगेगा कि तुम्हें कौन से प्लैनेट से पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है, तो तुमको मजा आ जाएगा, तुमको सब समझ आ जाएगा। इवन द मुश्किल पार्ट ऑफ प्रिंट कल्चर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग, जेंडर, सब कुछ हो रखा है, पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, एक्सपेंशन ऑफ एमएनसीज इन इंडिया, क्या करना है इसके अंदर करेक्टली। अच्छा, मैच द फॉलोइंग ये है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। मेरे को सबसे पहले तो इसमें आता है लिबरलाइजेशन, कि भैया ये रिस्ट्रिक्शंस को हटा देता है। अच्छा जी, अब बताओ, टैक्स ऑन इंपोर्ट, टैक्स ऑन इंपोर्ट, टैक्स, ट्रेड बैरियर, टैक्स ऑन इंपोर्ट। ओके जी, फॉरेन ट्रेड, एमएनसी से कंपटीशन बढ़ेगा और ये इसका हो जाएगा, तो फर्स्ट का सेकंड, ओके, सेकंड का फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है, थर्ड का फोर्थ, बिल्कुल ठीक। अरे ए पार्ट, ए पार्ट बच्चों, ए पार्ट। आगे, इन स्वप्नास केस, याद है स्वप्ना और सलीम, क्रॉप की फेलियर से वो बेचारी किस सिचुएशन में फंस गई थी बच्चों। सलीम को तो जूते बेच के फायदा हो गया लोन लेने से, लेकिन बेचारी स्वप्ना फंस गई थी डेट ट्रैप में, उधार के जाल में। बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन। बैंक का इनकम क्या है, दे चार्ज मोर ऑन लोन एंड ऑफर लेस ऑन डिपॉजिट्स, राइट। सपोज आपके डिपॉजिट पे अगर 2% दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट पे 12% चार्ज कर रहे हैं, तो 10% क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ द बैंक। ओके, अगला सवाल, विच कंट्री कैन बी कंसिडर एज डेवलप्ड कंट्री। अच्छा जी, ठीक है जी, कौन सी है भैया, डेवलप्ड कौन है। आप जानते हो किस पैरामीटर पे हम डेवलपमेंट देखते हैं, जनरली हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, लेकिन इस ऑप्शंस में से हम सबसे ज्यादा क्या मानते हैं, एचडीआई, कि जिसका हायर एचडीआई है वो कंट्री डेवलप है, जिसका हायर एचडीआई है। एक मिनट रुकना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ हाँ, उसका हायर डेवलपमेंट रेट है। हाँ, नेक्स्ट, वेयर विल यू फाइंड द डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। ये ना 2-3 बार आया पेपर में, अलग अलग घूम घूम के। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट तुमको कहाँ मिलेगी, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में, या फिर एग्रीकल्चर पे। जल्दी जल्दी कर रहे हो ना तुम लोग, एग्रीकल्चर पे मिलेगी भाई। विच हाउस होल्ड टेक मोर लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। ये भाई इस बार इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 आए हैं, सच बता रही हूँ, 2-3 बार आए हैं कि कौन से हाउस होल्ड हैं जो ज्यादा लोन्स लेते हैं, पुअर हाउस होल्ड, रिच हाउस होल्ड, वेल ऑफ हाउस होल्ड और हाउस होल्ड विथ फ्यू असेट्स, पुअर हाउस होल्ड एंड वेल ऑफ हाउस होल्ड, वेल ऑफ हाउस होल्ड एंड रिच हाउस होल्ड, कौन लेता है। भाई देखो, फॉर्मल सेक्टर से तो सही सादे और अमीर लोग लेते हैं, गरीब लोग बेचारे इनफॉर्मल पे डिपेंडेंट रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोलेटरल भी नहीं होता है। चलिए,
क्लासिफाई करना है किया है इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। आप बताइए इसकी जस्टिफिकेशन क्यों किया, ये देखने के लिए कौन प्रॉफिटेबल ज्यादा है, या लोग किस तरीके से एम्प्लॉयड है, या फिर क्या काम कर रहे हैं वो इकोनॉमी में, या फिर जीडीपी की कैलकुलेशन को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए। तो भाई जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिवीजन है वो बेस्ड होती है ऑन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि किस तरीके का इंसान किस सेक्टर में है। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा बी पार्ट, ये देखता है कि लोग कैसे एम्प्लॉयड हैं। श्यामा इज वर्किंग इन नियर बाय केस बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड नियर बाय ग्रोसरी शॉप। वो काम करती है सुबह 7:30 से लेकर रात के 8 बजे तक। कोई अलाउंस नहीं मिलता है, कोई लीव नहीं मिलती है, और उसको 3 साल से काम करते हुए हो गया है, लेकिन कुछ भी उसके पास गारंटी नहीं है। तो ये काम कर रही है बच्चों अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ये काम कर रही है बच्चों अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ओके, Which of the following is a key indicator used to measure country development? कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने का की इंग्रेडिएंट क्या है? बच्चों अब लेटेस्ट सेक्टर्स वाले चैप्टर से जीएनपी का कंसेप्ट आ चुका है, लेकिन तब भी इस बार भी सवाल के ऑप्शंस में यही आया है और हम चूज भी क्या करेंगे, यही करेंगे। जीडीपी इज द की इंडिकेटर। जनरली फॉर डेवलपमेंट वी यूज एचडीआई अप्रोच, बट की इंग्रेडिएंट इज जीडीपी। कितना प्रोडक्शन हो रहा है मनी वाइज। ओके, डेफिनेशन दी हुई है, आपको बताना है किसकी डेफिनेशन है। रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। क्या ये प्राइवेटाइजेशन है, क्या ये ग्लोबलाइजेशन है, क्या ये लिबरलाइजेशन है, क्या ये सोशलाइजेशन है? तो जब भी इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंस का वर्ड आ जाता है तो इट मींस इट इज ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन अर्बन इंडिया डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स? भैया इनफॉर्मल पे कौन डिपेंड करते हैं? गरीब घर के लोग जिनके पास कम एसेट है, गरीब घर के और कम एसेट वाले, अच्छे खासे घर के और फ्यू एसेट्स वाले। तो मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि सिर्फ पुअर हाउस होल्ड, नहीं, पुअर हाउस होल्ड और जिनके पास असेट्स की कमी है, कोलेटरल की कमी है, वो डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे। नेक्स्ट सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज हैज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को काफी स्टिमुलेट किया है, काफी अट्रैक्ट किया है? तो बच्चों मेनली जब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, कि इंफॉर्मेशन अब दूर दूर तक चली जाती है, जिसकी वजह से काफी सक्सेसफुल भी हुआ है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अक्रॉस कंट्रीज। अगला सवाल, क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स। न्यू सवाल है, इस साल देखा है, वर्ड ही पे इस साल सुना है कि क्लासिकल व्यू क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्लासिकल व्यू मतलब इकोनॉमी की डेवलपमेंट को हम किस तरीके से हिस्टोरिकली देखते आ रहे हैं। तो आपको पता है हम लोग देखते हैं पर कैपिटा इनकम से, जिसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम अपॉन में पॉपुलेशन। सो बेसिकली हम लोग कंसिडरेशन में तो दोनों ले रहे हैं, नेशनल इनकम भी और पर कैपिटा इनकम भी। इसीलिए इसका आंसर रहता है बच्चों बोथ ए एंड बी। याद रखना सिर्फ पर कैपिटा इनकम आप नहीं लिख सकते, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के फॉर्मूला में दे कंसीडर नेशनल इनकम आल्सो। सो वी ऑलवेज राइट बोथ ए एंड बी बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है जब जॉब्स सिर्फ हाई एजुकेटेड लोगों को दी जाती है, वर्कर्स को उनके आउटपुट से ज्यादा पैसा मिल रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं दैन द रिक्वायर्ड वन, मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड दैन द एक्चुअल वन। तो ए ऑप्शन है। अब आप कहोगे मैम ये तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। बेटा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ही एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी काम करती है, बिकॉज जब 2 लोगों की जगह 4 लोग काम कर रहे हैं तो चारों के चारों अंडर एम्प्लॉयड भी हैं, अपनी कैपेबिलिटी से कम काम भी कर रहे हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। 20th, what can be inferred about the limitations of using per capita income to compare well-being across country? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग पर कैपिटा इनकम क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग पर कैपिटा इनकम टू मेजर डिफरेंट कंट्रीज? सो बेसिकली इट शोज हाउ इक्वली और अनइक्वली इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बिल्कुल नहीं। द ओनली मेजर नीडेड टू अंडरस्टैंड अ कंट्रीज डेवलपमेंट इज पर कैपिटा इनकम. It gives a basic idea of economic well-being but hides the income inequality. Yes, this one. ये income inequality को छुपाता है. It hides disparities. ये इसका सबसे बड़ा drawback है.
Last 5 questions of economics, then we will move to another book that is civics, if I'm not wrong. Civics है इसके बाद. चलिए, which of the following example best demonstrate how the tertiary sector supports both the primary and secondary sector? Yes, आपको यहाँ पे बताना है कैसे कैसे भैया टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करती है. आओ पढ़ते हैं. फार्मर वेजिटेबल उगा रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है, विद नो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इन्वॉल्व. अच्छा, शूज बना रहा है, लेदर यूज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पे रिलाय कर रहा है. बेकरी बेक्स ब्रेड एंड यूजेस डिलीवरी सर्विसेज टू सेंड द ब्रेड टू द लोकल शॉप्स फॉर सेल विदाउट एनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स. ओके ओके भाई, जब यहाँ पे प्राइमरी यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी मेंशनड है, यूज हो रहा है, तो बी पार्टी होना है. और की होना है तुसी खुद वेखो. हेयर देयर इज नो टर्शरी सेक्टर इज इन्वॉल्व्ड. Here, there is no primary sector is involved. Here, company produces furniture from wood, but does not require any transportation. No tertiary sector is involved. But इसके अंदर तीनों involved है, तो B part. अच्छा क्वेश्चन है. कौन नोट्स इशू करता है? It's Papa of all the banks. RBI. Competency based person Z tries to explain how the requirement of a double coincidence of bonds in a barter system limits the trade and exchange. ये बताता है यार कि कितनी मुश्किलें आती हैं बार्टर सिस्टम करने में. आप बताइए क्या जस्टिफिकेशन दी होगी उसने. इट मेक्स ट्रेड मोर कॉम्प्लिकेटेड एज ईच पर्सन मस्ट हैव व्हाट द अदर पर्सन वांट्स, लिमिटिंग द पूल ऑफ पोटेंशियल ट्रेड पार्टनर्स. द बार्टर सिस्टम अलाउज ट्रेड टू बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली सिंस बोथ पार्टीज ऑलरेडी नो व्हाट दे नीड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन. It increases the number of exchanges because each person can trade for exactly what they want. System creates value of goods by ensuring that both parties have a direct need for each other's good. What is the correct answer? पहचान लिया? पहला ही है यार, ये कॉम्प्लिकेटेड बना देता है क्योंकि आपको यहाँ पे पोटेंशियल पार्टनर्स ढूंढने होते हैं जिनके पास वो सामान हो जो आपको चाहिए. अगला, मैच द फॉलोइंग. यस, ओके, बताओ भाई क्या होगा. मैच करो. 24th करें भाई. देखो, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, कल्चरल एक्सचेंज, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब ड्यू टू ऑटोमेशन एंड चीपर लेबर अवेलेबल. यस, इसका तो यही है और इसका ये है, तो करेक्ट आंसर हो गया डी पार्ट. डी पार्ट. लास्ट सवाल इको का. व्हाट डज द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर टू? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज ओनली, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ओनली, या फिर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. ऑफ कोर्स ए पार्ट. ए पार्ट. चलो भाई जल्दी से कमेंट्स में बताओ, जल्दी से कमेंट्स में बताओ इसमें कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 25. देन वी विल मूव टू आवर अनदर बुक दैट इज civics. Civics. And now comes the best part. Civics is little bit difficult in terms of 1 markers. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि civics के जितने भी MCQ आते हैं वो इतने बड़े बड़े यानी बड़े बड़े आते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं. बड़े मतलब बिग, लेंथ में बिग. बहुत लंबे लंबे सवाल होते हैं कि पढ़ने में ही हमारा मिट्टी पलीत हो जाती है और हम डर जाते हैं. बट वैसे सिंपल होते हैं, वैसे बहुत सुधरे होते हैं, साफ सुथरे होते हैं. आओ शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन श्रीलंका. ओके, ट्रू बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है और उसके बाद लास्ट में उसको टिक कर देना है. पहला, द गवर्नमेंट फॉलोड इक्वल पॉलिसीज दैट फेवर्ड बोथ सिन्हाला एंड तमिल एप्लीकेंट्स. कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं. पहली बात में ये लोग तो कह रहे हैं भैया सिन्हाला और तमिल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी. नहीं, गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स. बिल्कुल, ये सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ज्यादा फेवर करते थे. द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. करते थे ये लोग, प्रोटेक्ट करते थे.
recognition of Tamil as an official language, thus disregarding Sinhala. अच्छा, झूठ, फिर से झूठ। तमिल को इन्होंने भैया ऑफिशियल लैंग्वेज दी थी? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी पार्ट। करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी पार्ट। सिर्फ सेकंड और थर्ड सही है, पहला और चौथा गलत है। अगला, ये मैप दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहे बताइए सिन्हालास की जो कंसंट्रेशन है, बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन सिन्हाला सुप्रीमेसी। भैया सिन्हाला के बारे में यहाँ से पूछ रहे हैं। सिन्हाला पता है ना आपको कौन थे? सबसे मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी सिन्हाला की, सबसे मेजॉरिटी। तो भैया रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ तमिल्स? बिल्कुल नहीं। तमिल्स की रीजनल ऑटोनॉमी थी? नहीं। इंडिपेंडेंट तमिल इलाम दे दिया था? नहीं। तमिल्स को इक्वल राइट्स थे? नहीं। इनको मना कर दिया था इक्वल राइट्स के लिए? यस, इनको मना कर दिया था इक्वल राइट्स के लिए, डिनायल। अच्छा, अब देखिए करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। सपोज द यूनियन गवर्नमेंट वांट टू डीमोनेटाइज स्पेसिफिक सीरीज ऑफ नोट्स। कुछ ना नोट्स उनको हटाने हैं, करेंसी नोट्स उनको चेंज करने हैं, ब्लैक मनी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था हमारे देश में भी। क्या स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को ये करने से रोक सकती है? हाँ या ना? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? मुझे ऑप्शन भी नहीं पढ़ने पड़े और मैं कह रही हूं नो, क्योंकि ये डायरेक्टली किसके हाथ में आता है? करेंसी नोट्स के बारे में इशू करना, यूनियन के, सेंट्रल के। इसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं जाएगा। असर्शन रीजन, असर्शन कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन प्रोहिबिट करता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर स्टेट है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट। हमारे इंडियन स्टेट में कोई भी ऑफिशियल क्या कहते हैं उसको, रिलीजन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट भी करता है। बातें दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है एक दूसरे की। बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल सही। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक सेकंड रुकना यार। यार मुझे इसके अंदर ना लग रहा है एक्सप्लेनेशन तो नहीं है इसकी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इंडियन स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। बातें दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि सेक्युलर लिखा होना चाहिए था फिर कि भैया। आई थिंक सो, मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है यार कि इसका नॉट करेक्ट, लास्ट में देखते हैं। नॉट करेक्ट लग रहा है मुझे इसका, तुम भी बताना यार। मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही बस, क्योंकि दोनों बातें सही हैं लेकिन देखते हैं, करेक्ट करते हैं। मैं सोचती रहती हूँ बैक ऑफ द माइंड में तब तक। बिकॉज टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, बिकॉज देयर इज, हाँ ठीक है, बिकॉज देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। Which among the following statement about India's constitution is wrong? संविधान के बारे में गलत बात बताओ। ये भैया प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, provides to all individual freedom to profess any religion, ensures the equality of citizens within the religious communities. तो एक गलत बात क्या है इसकी? ये ऑफिशियल स्टेटस देगा किसी एक रिलीजन को? नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। इन अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट होल्डिंग के बारे में सही है। एक लार्ज कंट्री डिवाइड करती है अपनी पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, हर एक के पास इक्वल पावर होती है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास। कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास इक्वल पावर नहीं होती है। तो बेटा जी होल्डिंग टुगेदर में बड़ी यूनिट अपने आप को डिवाइड करती है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ए बी एंड डी, फोर्थ पार्ट, ए बी एंड डी। ओके, स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको बताना है इसके बारे में। इट इज पॉसिबल फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, फॉल्स। बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट गवर्नमेंट नहीं बना सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट जो होती है वो ग्रुप ऑफ सिटीजन से बनती है, वो ग्रुप ऑफ सिटीजन से बनती है भाई साहब, पहली बात तो। ओके, सेकंड, गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। नो, कोई भी फॉर्म कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी भाई। The formation of government is limited to only elected political parties. No, again, new political parties can arise. Government can only be formed by political parties that are elected and hold a majority. Yes. Yes.
ओनली स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। जो जीतेगी, जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे, वही पॉलिटिकल पार्टी रूल करेगी। इंडिया एक कंट्री है जिसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो हमेशा मेसी नजर आता है और इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, बताओ भाई क्यों? क्यों? क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी? भाई देखो, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि ये मेसी है? नहीं, इसीलिए ये आपस में एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों बातें बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, चलो भाई आगे चलते हैं। एक सेकेंड, ये यार मेरी कॉफी। हाँ हाँ, 9th कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखा, इसमें ना स्टेटमेंट वाले लंबे लंबे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। ये फिर से रिपीट हुआ है ना? हाँ, रिपीट हुआ है ये। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग, लेकिन तुम भी इसको मानोगे, अगर तुम्हारा वो सही था तो सही, गलत था तो गलत। कंसीडर द फॉलोइंग केस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ पॉलिटिकल लीडर आर्ग्यूज फॉर पावर शेयरिंग बाय स्टेटिंग power sharing is good because it helps to reduce possibility of conflict between the social groups. Yes. आप बताओ ये पावर शेयरिंग का कौन सा रीजन है? आप ये जानते हो कि पावर शेयरिंग में हम बेसिकली दो मेजर रीजंस के बारे में बात करते हैं। एक होता है प्रूडेंशियल और दूसरा होता है मॉरल। तो आपको बताना है ये कौन सा रीजन है। ये प्रूडेंशियल रीजन है बच्चों, क्योंकि मॉरल में आता है इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और प्रूडेंशियल में आता है ये कन्फ्लिक्ट रोकता है, और ये मेजॉरिटी टायरनी को रोकता है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग केस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम वांट्स टू पास अ लॉ रिलेटेड टू कल्चरल इश्यूज बट द मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर अगेंस्ट इट। क्या ये लॉ पास किया जा सकता है? बताइए, क्या ये लॉ पास किया जा सकता है? हाँ, नहीं, ये लॉ पास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेल्जियम ने अपने देश में अकोमोडेशन का प्रोसेस अपनाया हुआ है, जिसके तहत बिकॉज सम लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, बिकॉज इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लिए, तो दोनों की बातें मानी जाएंगी, तो वो लॉ पास नहीं किया जाएगा। 12th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। मेजर सोशल ग्रुप्स है सिनाला, 74% है, बिल्कुल ठीक बात है। और तमिल स्पीकर्स 18% है, बिल्कुल ठीक बात है। तमिल्स के दो सब ग्रुप्स है, श्रीलंकन और इंडियन, ये भी ठीक बात है। 7% क्रिश्चियनरीज हैं, जो तमिल्स और सिन्हालास दोनों हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकर हिंदू मुस्लिम है और तमिल बुद्धिस्ट है, बिल्कुल गलत बात है। तो ए बी एंड सी सही है, ए बी एंड सी सही है, बाकी गलत है, मतलब डी गलत है। ओके, करेक्टली मैच्ड पेयर, इसमें से करेक्टली मैच्ड देखो भाई, ट्रेड पुलिस स्टेट में आता है, यूनियन में आता है, कॉन्करेंट में आता है, तो ए पार्ट करेक्टली मैच्ड है, बाकी तीनों गलत मैच्ड है। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, ओके जी, फिर से स्टेटमेंट याद रहती है। इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग क्राइसिस। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। They are very unpopular and the citizens are indifferent to political parties. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अनपॉपुलर हैं, अलग हैं, और लोग इनको नहीं जानते हैं। तो बात तो सही है, बात तो सही है, तभी तो वो क्राइसिस फेस कर रही है। मोनोपोली चल रही है भाई, हम भी तो किसको जानते हैं? बस बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। हम तो छोटी मोटी पार्टीज को जानते भी नहीं, बल्कि वो नेशनल पार्टीज हैं। उई, मैं गिर गई पोडियम से। ओके, पॉलिटिकल आउटकम सिग्निफाइज, भाई मैं ऐसे गिर गई, ये तो चलो मेरा एडिटर से कटवा सकती हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं कटवाऊंगी, क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स गिरना डाल रहे हैं। नो वन इज हार्म हियर। बताओ यार, कट कर देता यार वो सीन बेचारा, कोई बात नहीं, अपना अपना तरीका है। पॉलिटिकल आउटकम सिग्निफाइज accountable and responsive government, military rule, legitimate government, restricted popular participation। तो भाई आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में साफ साफ लिखा हुआ है, पॉलिटिकल आउटकम है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट। सो फर्स्ट एंड थर्ड। अगला, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये मेजॉरिटी रूल को बढ़ाता है, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेके आता है, ये माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। तो क्या लिखा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल है भाई। ई पिक्चर दी हुई है, मोटू सा बैठ के इतना सा खा रहा है और पतलू सा बैठ के इतना सारा खा रहा है।
तो इसमें ये दिखाया गया कि वर्ल्ड की वेल्थ कितनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो द डिस्पैरिटीज बिटवीन द रिच एंड द पुअर, द रिच एंड द पुअर. Okay, you are a citizen of a country that has democratic form of government, competency based. You want to ensure that the system of power sharing in your country is effective, that no branch of government has absolute power. Which of the following measure would you best meet this goal? तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंट्री में डेमोक्रेसी हो और डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से हो. तो तुम क्या चाहोगे कि सारी पावर सिर्फ लेजिस्लेचर को दे दी जाए, या पावर को डिवाइड किया जाए सेंट्रल स्टेट में, या पावर को लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में बांट दिया जाए और हर एक ब्रांच रिस्पॉन्सिबल हो अपना काम करने के लिए. पावर को अलग अलग लेवल्स में बांट दिया जाए, जैसे कि नेशनल, रीजन एंड लोकल, विद ईच लेवल हैविंग सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी. सो व्हाट डू यू थिंक? आप चाहते हैं कि वो इफेक्टिव रहे एंड किसी भी ब्रांच के पास पावर ना रहे, तो आप क्या चाहेंगे? कौन सा फॉर्मेट आप अपनाना चाहेंगे? हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल या फिर क्या? तो अब आप जानते हैं कि किसी के पास भी अपनी ऑटोनॉमी ना हो बोला जा रहा है, इसलिए हम सेम लेवल की बात करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल. बच्चों, अक्सर हम इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है, हम नहीं चाहते किसी भी ऑर्गन के पास एब्सोल्यूट पावर हो, बल्कि वर्टिकल में टॉप पावर, सबसे ज्यादा पावर टॉप लेवल के पास होती है. इसलिए हम इसमें जाएंगे सी ऑप्शन की तरफ, सी ऑप्शन के पास. अगला, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन एज असर्शन एंड रीजन. ठीक है ठीक है ठीक है. गांधी जी यूज्ड टू से रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. बिल्कुल ठीक कहते थे गांधी जी, बिल्कुल सही बात कहते थे वो. ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन. पॉलिटिक्स को रिलीजन के एथिक्स से सीखना चाहिए, उनको ये बात माननी चाहिए, उनको ये चीज संभालनी चाहिए. बिल्कुल दोनों बातें उन्होंने कही, और वो इसी के बेसिस पे कहते हैं कि रिलीजन कभी भी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एथिक्स रिलीजन से ही विड्रॉ किए जाते हैं. ओके, ये भी बहुत बार आया हुआ सवाल, PYQ है, आपसे पूछ रहे हैं हाउ मच परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल. तो आप ये जानते हो कि ये मेल की परसेंटेज है, ये फीमेल की. ये फीमेल जो जा रही, तो नहीं जा रही कितनी, 100 में से 82 माइनस कर दो, 18%. सिंपल मैथ्स है बच्चों, सिंपल मैथ्स. आई नो आई एम प्रो इन मैथ्स. आर यू प्रो? देखो, मेरे को ऐसे 100 में से 82 माइनस भी नहीं करना पड़ता है. ऐसे 100 में से 82 कौन माइनस करता है? 18 है, मुझे पता है, सिंपल. ओहो, मैंने मैथ्स की टीचर ही बनना था, बन गई SST की, जगह खाली नहीं थी ना. चलो यार, ये मैंने ना बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं कहती हूँ बच्चों को पॉलिटिकल पार्टीज जनरली इसके फीचर्स लिखने नहीं आते हैं, 1 मार्कर में ही आता है, तो बच्चों उस हिसाब से ही करो. जैसे मैं हमेशा सॉइल्स के लिए भी यही बोलती हूँ, मैं हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी यही बोलती हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग मिनरल्स इंडस्ट्रीज के लिए भी यही बोलती हूँ कि 1 मार्कर में ज्यादातर आती है, फीचर्स लिखने कम आते हैं. बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, बट कंफ्यूज नहीं रहना होता है. यहाँ पे भी यही है, मार्क कर देते हैं. आ जाओ भाई, आ जाओ भाई. देखो भाई, सबसे पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है INC, तो हमें पता होना चाहिए कि भैया वो 1885 की है. फिर भैया अब लेटेस्ट, ये देखो, ये लेटेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग है, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो गई है. लेटेस्ट वन शॉट डाला हुआ है मैंने यूट्यूब पे, 2 वन शॉट से, पुराना मत देख लेना, नया वाला देखना. हाँ, CPI थी 1925 की, उसमें बंटवारा हुआ 1964 में. क्या इन दोनों से आंसर निकल रहा है? 2 का C और 4 का A. 2 का C, 4 का A. ओके, भारतीय जनता पार्टी, NCP. ए पार्ट कुछ भी आ सकता है, सिंबल्स आ सकते हैं मैच करने, ईयर्स आ सकते हैं, लीडर्स आ सकते हैं. अच्छा जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स. कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट. कम्युनल पॉलिटिक्स के ना 4 बिलीव्स थे, तो उसमें से आपको बताना है इसमें से कौन कौन से सही है. One religion is superior to that of others. कम्युनलिज्म यही होता है, when one religion is pitted against another. ठीक है. People belonging to different religion can live together happily. नहीं, कम्युनल पॉलिटिक्स इस चीज को मना करती है. Followers of a particular religion constitute one community. Yes, एक religion के लोग मिलके रहते हैं. State power cannot be used to establish dominion of one religious group over others. ये अपने आप को किसी पे हावी नहीं होने देते हैं. तो बच्चों, ये दोनों बातें गलत है, फर्स्ट और फोर्थ वाली. सेकेंड और थर्ड बिल्कुल सही है. एक सेकेंड. सेकेंड और थर्ड 22, इसमें आ गया आपका
ओ सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ, फर्स्ट तो मैंने ट्रू बोला था ना, सेकंड मैंने फॉल्स बोला था, थर्ड मैंने ट्रू बोला था, फोर्थ मैंने फॉल्स बोला था। तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड बोल, अच्छा यहाँ ABCD लिख रखा है या 1 2 3 4, तो ए और सी, ए और सी, ए और सी। अगला ओके, पावर शेयरिंग की बातें बतानी है, सही सही। मेजॉरिटेरियनिज्म इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल नहीं। ये बैलेंस और हार्मनी लेके आता है, ये कन्फ्लिक्ट को कम करता है, और ये मेजर एसेंस है डेमोक्रेसी का। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल ठीक है, बी पार्ट। अगला सवाल, ये पिक्चर दिया हुआ है बच्चों, आपको इसका ऑप्शन सही चूज करना है। वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स। ओके तो भाई ये लोग इसको वोट बैंक मांगते हैं, कितना गया वोट बैंक वाला, हाँ सी पार्ट। Political parties and leaders appeal to caste sentiment to secure votes and treat specific communities as vote banks. इनको वोट बैंक, देखो ना, यादव, राजपूत, कुर्मी, गुज्जर, ये वोट बैंक मानते हैं, SC ST, ये वोट बैंक मानते हैं इनको, उस हिसाब से इनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। लास्ट सवाल ऑफ सिविक्स, which of the following are an example of holding together federation? होल्डिंग, भाई कमिंग का एग्जाम्पल था USA, होल्डिंग का एग्जाम्पल था SBI, U for USA, S for Switzerland, A for Australia, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया। तो इस अकॉर्डिंग होल्डिंग का एग्जाम्पल इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेन है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ स्पेन है बच्चों। So that's it for civics. Tell me how much you scored out of 25 in civics. Now we are moving to our next and the last book, that is geography. अब हम चल रहे हैं हमारी आखिरी किताब की तरफ, ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चंस। इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑफ कोर्स ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, लर्निंग। तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस और आंसर्स निपटाएंगे, फटाफट से गियर अप कर लीजिए। फिर लास्ट में आप लोग मुझे आउट ऑफ 100 भी बताएंगे। और मैंने अभी इंस्टा पे स्टोरी डाली थी कि अगर आप ये अटेम्प्ट करेंगे कहीं किसी पेपर पे और अपने आप को मार्क्स देंगे, डू टैग मी, रीमा घई के नाम से मेरी आईडी है, डू टैग मी इन द स्टोरीज, आई विल शेयर कितने कितने मार्क्स आप लोगों के आए। ओके, लेट्स मूव टू अनदर लास्ट हाफ ऑफ द सेशन, ज्योग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन, which important step make resource planning a complex process? You all know कि रिसोर्स प्लानिंग में 3 स्टेप्स होते हैं, लेकिन एक स्टेप उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। वो कौन सा है? वो कौन सा है? यस, इट्स मैचिंग द रिसोर्स प्लान विद द डेवलपमेंट प्लान। ये सबसे अहम है, सबसे कंफ्यूजिंग भी है, सबसे मुश्किल बना देता है स्टेप को। तो बी पार्ट, नया सवाल है। मैंने कहा था सॉइल की क्लासिफिकेशन पे, आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। चलिए, ब्लैक सॉइल को रीगर सॉइल भी कहते हैं। ये सॉइल का नाम बताना और ये सॉइल का। ये इंटेंस लीचिंग से होती है और ये सैंडी और सलाइन इन नेचर है। तो भाई सैंडी है और सलाइन है, ये तो एरिड है 100%। लीचिंग से बनती है तो लेटराइट है, लेटराइट है, लीचिंग फॉर लेटराइट, हाँ ब्रिक वाली। यस, तो सी पार्ट। अगला, across India, forests are under pressure due to expanding agriculture, mining, infrastructure projects. While development is essential, it often comes at the cost of बिल्कुल, डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको फॉरेस्ट कट करना पड़ता है। इन्वायरमेंटलिस्ट ने इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बताया है कि कंजर्वेशन अगर करनी है तो हमें सोच समझ के करनी है। सक्सेसफुल मॉडल्स इन स्टेट लाइक MP, ओडिशा ने लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया है। व्हाई डू इन्वायरमेंटलिस्ट स्ट्रेस द नीड टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंजर्वेशन? वो क्यों कहते हैं कि बैलेंस बना के चलो, संभाल के चलो? वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अनचेक डेवलपमेंट कैन डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट दैट सस्टेन द लाइफ एंड द एनवायरनमेंट। कि अगर फॉरेस्ट खत्म हो गए तो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी और इकोनॉमी पे भी अफेक्ट पड़ेगा, एनवायरनमेंट पे भी अफेक्ट पड़ेगा। ओके, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट आप बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। उड़ीसा के पास लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट है। अनक्लास फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है।
Reserved and protected forests are called permanent forests. Protected forests are the most valuable for conservation of forest and wildlife. बच्चों इन सब में सबसे ज्यादा देखिए, जैसे यहाँ पे रिजर्व्ड आ जाता है, सबसे ज्यादा सही बात कौन सी है? ये वाली, कि रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड को मिलके हम परमानेंट फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। बताइए बैम्बू पाइप्स कहाँ पे यूज की जाती है? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन वाला बॉक्स था ना आपका वाटर रिसोर्सेज में, तो इट वाज डन इन मेघालय, जहां वो बैम्बू की स्टिक्स को ऐसे जोड़ा जाता था और ड्रिप बाय ड्रिप इरिगेशन की जाती थी, तो मेघालय में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इन द फेवर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बुराई बतानी है इसमें से। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये लोगों को डिस्प्लेस करता है, ये नेविगेट करता है और ये फिशरीज को डेवलप करता है। तो इन चारों में से बुराई कौन सी है? कि लोगों को ये डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। अगला, टू मेन व्हीट ग्रोइंग रीजन्स आर, भाई व्हीट कहाँ उगाई जाती है? गंगा सतलुज, याद रखो ये बात, तो याद रखो, प्लेन्स में। Why is conservation of resource important? क्यों जरूरी है भाई कंजर्वेशन? क्यों जरूरी है? रिसोर्स कंजर्वेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये वेस्ट ना हो जाए, या irrational consumption and over utilization of resources may lead to social, बेटा यही, अगर हम ओवर यूटिलाइज करेंगे तो सोशली और इकोनॉमिकली हमें लॉस होगा, ठीक है। अगला, why is conservation of resources important? अरे हो तो गया। अगला, sedimentary rocks on the western and eastern flanks of peninsula in Gujarat and Dash have the most petroleum deposits. मिनरल से आई, और ये ऑफ कोर्स लर्निंग है। तो कहां पे पाया जाता है पेट्रोल डिपॉजिट? गुजरात और आसाम। एक वेस्ट में तो एक ईस्ट में बच्चों, एक वेस्ट तो एक ईस्ट, तभी तो लिखा है वेस्टर्न ईस्टर्न फ्लैंक्स। इन द सतलुज ब्यास रिवर बेसिन, अब इतना आसान है ये, आपको ये पता होना चाहिए बस सतलुज ब्यास पे कौन सा डैम है, आपको आंसर आ जाएगा। डैम्स मैप में भी आ रहे हैं, मैप सेशन डाला हुआ है मैंने। भाखरा नंगल, ये वहां पे इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करता है। भादू सॉन्ग in a particular region narrates the troubles faced by people owing to the flooding of dash known as the river of sorrow. महाराजा अग्रसेन में आया था, नया सवाल है, न्यू सवाल है ये बिल्कुल, तो मैंने इसलिए डाला है कि पहली बात तो आपको बताना चाहिए इंडिया में किस रिवर को रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है। इट इज दामोदर रिवर, दामोदर रिवर। और यही रिवर है जिसने काफी ज्यादा फ्लड्स लेके आया था लोगों के लिए, और लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की थी। A country possesses vast mineral reserve, but its development is hindered because it lacks in the appropriate technology. बिल्कुल, हमारे पास मिनरल्स हैं लेकिन उसको यूज करने की टेक्निक ही नहीं है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। What can be inferred from the statement? क्या आपको इससे पता चलता है? The mere availability of resources sufficient to guarantee economic development. सिर्फ मिनरल्स का होना ही डेवलपमेंट करता है। Development is hindered when the availability of resources is not accompanied by technology and institutional change. Foreign invasion is the only way for a resource-rich country to develop. The quality of human resource has no impact on country's development. Of course, कि भैया डेवलपमेंट अफेक्ट होती है जब रिसोर्सेज के साथ टेक्नोलॉजी नहीं होती। इससे ये पता चल रहा है, इससे ये सीखा हमने। Based on the land use pattern in India, which of the following statement would most likely apply to the states like Manipur and Mizoram? रीड करिए, बताइए, रीड करिए। 13 क्वेश्चन। बेटा ये कुछ एरियाज हैं जो ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है और इनके पास बहुत कम नेट सोन एरिया है, यहाँ पे कम खेती होती है, वैसे ग्रीनरी है, टी मतलब यहाँ पे प्लांटेशन फील्ड ज्यादा है। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। हाँ, ब्लैक सॉइल को रीगर्ड सॉइल भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो बोथ है नार आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। 15 सॉइल के फीचर्स दिए हुए, यू हैव टू गेस द सॉइल। सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, नदर्न प्लेन से बनी है, वाइडली स्प्रेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है। ये तो सबसे इजी सॉइल है, दैट इज एलुवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। कौन से इंडियन स्टेट्स में परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो पीछे गलत दिया हुआ था बच्चों, इट्स मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, जिसमें परमानेंट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। Which of the following states टंकाज यूज होते हैं फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग? सो इट्स राजस्थान, इट्स राजस्थान, क्योंकि तमिलनाडु में भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किया है। गोल्डन फाइबर कौन सी
क्रॉप को कहते हैं? तो इट इज जूट. जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर. मोस्टली इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन विच प्लेट्यू? कौन से प्लेट्यू में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स पाए जाते हैं? इट्स छोटा नागपुर प्लेट्यू. यहाँ पे स्टील प्लांट्स पाए जाते हैं जहां पे ये एक्सट्रैक्ट होता है, मिक्सचर के साथ अलॉय बनता है. ओके, अगेन अ सॉइल. मैंने जान के ये सॉइल वाला लास्ट में डाला क्योंकि रिपीट हो रहे थे. डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, लो इन ह्यूमस कंटेंट, और इस जगहों पे पाए जाते हैं. दैट इज सदर्न पार्ट में. तो ऑफ कोर्स इट इज अगेन द लेटेराइट सॉइल वन. काफी कम ह्यूमस कंटेंट होता है, ह्यूमिडिटी इतनी नहीं होती है, मॉइस्चर इतना नहीं होता है, और ये सदर्न पार्ट्स में पाया जाता है. पंजाब का फार्मर है जो चाह रहा है क्रॉप को उगाना नवंबर में और हार्वेस्ट करना अप्रैल में. ओके, फार्मर का गोल है ज्यादा से ज्यादा यील्ड करना. आइडेंटिफाई द क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉप द फार्मर इज मोस्ट लाइकली परसुइंग. ठीक है, मैच करना है आपको, सही मैच करना है क्या करना चाह रहा है नवंबर में. तो भाई ये सर्दियों के टाइम पे कर रहा है तो ये राबी क्रॉप उगाएगा कोई, ये राबी क्रॉप उगाएगा. तो राबी क्रॉप ये उगाएगा क्योंकि राबी इज फॉर रजाई, रजाई इज फॉर विंटर. तो ये भैया ये कर देगा बी का थर्ड. ये राबी क्रॉप उगाएगा क्योंकि इसने मंथ्स बता दिए कि विंटर मंथ्स है और ये सो किए जाते हैं इसी टाइम पे. महाराष्ट्र के कुछ फार्मर्स हैं शुगर केन उगाते हैं और उन्होंने कलेक्टिवली डिसाइड किया शुगर मिल लगाने का. तो आपको ये बताना है शुगर मिल किस कैटेगरी में आती है, एग्रो बेस्ड, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर. तो हमने जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वन शॉट किया हुआ है, आपने अगर देखा होगा या आपने कहीं भी पे पढ़ा होगा, स्कूल में, ट्यूशन में, ऑनलाइन, यूट्यूब पे, किसी और से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शुगर मिल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से बनती हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिल के इसको बनाते हैं शुगर मिल्स. तो ये कोऑपरेटिव का पार्ट है. दोनों स्टेटमेंट बता रखी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, दे आर इंटरडिपेंडेंट, बल्कि दे आर इंटरडिपेंडेंट. Development and competitiveness of the manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production, but also made production process very, very efficient. तो कहीं ना कहीं ये आपस में कनेक्टेड रहती है, आपस में कनेक्टफुल रहती है, जिसकी वजह से मतलब एग्रीकल्चर सपोर्ट करिए इंडस्ट्री को एंड वाइसा वर्सा. तो बिल्कुल सही है, दोनों बातें एकदम सही है, एकदम एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है. ओके, वेस्टर्न हिमालयस में फार्मर्स कुल्स बनाते हैं और उनका मेन काम क्या होता है कुल्स का? गर्ल्स एंड कुल्स होते हैं, यू ऑल रिमेंबर. तो गर्ल्स एंड कुल्स का मेन काम क्या होता है कि सरफेस वाटर की डाइवर्जन करना और इरिगेशन के लिए इसको यूज करना, स्पेशली माउंटेनियस रीजन्स में. लास्ट सवाल ऑफ द सेशन, 100th क्वेश्चन. In the arid region, the concept of palar pani is highly valued by local resident. इसका मतलब क्या होता है? पलर पानी राजस्थान में बोला जाता है किस पानी के लिए? It is the purest form of rain water that is collected in tankas and used for basically drinking. Basically drinking. Okay? It is used for basically drinking. So B part. B part. Done with 100 questions. शतक पूरी कर ली है. Now drop your comments out of 100 how much you have done correctly. In short हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर 40 और 30 70 1 घंटा 10 मिनट में किया है 100 क्वेश्चंस. एंड आप मानेंगे नहीं अगर हम इसको लाइव करते, कम से कम इसको करने में हमें 2.5 घंटे चाहिए थे. ये है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिकॉर्डेड सेशन एंड अ लाइव सेशन. रिपीटिंग अगेन इन एग्जाम डेज, नेवर रिलाई ऑन लाइव सेशंस. अगर तुम होशियार हो तो बात मानोगे, नेवर रिलाई ऑन, बहुत वेस्ट होता है टाइम. So yes, finally we are done with the top 100 questions of the complete SSC session. Now I am planning to come and solve the CBSE paper. I know ये बहुत पहले आ गया था, लेकिन being an offline teacher, I know what is the right time to make you solve a sample paper. I know this is the right time, and I know and I hope you all will believe me, you will trust me, and you will come and solve that sample paper with me. नेक्स्ट सेशन वही आने वाला है. कमेंट कर देना और भी कुछ तुमको इंपॉर्टेंट चाहिए. मैप में डाल चुकी हूँ, हर चैप्टर का वन शॉट में डाल चुकी हूँ, प्री बोर्ड स्पेशल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल चुकी हूँ, प्री बोर्ड स्पेशल MCQs डाल रही हूँ. एवरीथिंग इज अप.
बहुत जल्दी तुम्हारे लिए एक बिगेस्ट सरप्राइज लेके आ रही हूँ, और वो है हमारा रिकॉर्डेड कोर्स, और वो भी आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, जिसमें आपको सब मिलेगा, जिसमें आपको बैच 1.0, 2.0, क्रैश कोर्स, सब कुछ मिलने वाला है मात्र 100 रुपए में। At your comfort, you can watch all the videos, you can do what important things we have taught in the class, on how to attempt the question, on how to attempt the answer, on how to attempt the paper, what sort of questions can come, what are the green flag questions, access to ebooks, everything in just 99। सीक्रेट है, जो एंड तक रुका होगा वही देख पाएगा, क्योंकि अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और ऐसे सेशन हर सब्जेक्ट के आने वाले हैं, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, सबका सबका, तो वो भी देखना है। बाय बाय, मिलते हैं, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।